सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। सिंध का एक बहुत अहम शहर है लाड़काना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है और लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम तरीन शहर है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शहर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यहाँ से जीतती आई है। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा कि लाड़काना की इस वक्त सूरत हाल क्या है, 13 सालों में हुआ क्या है लाड़काना में। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान पर एक तलवार लटक रही है, FATF पाकिस्तान को निकलना है इस मुश्किल से, लेकिन 27 में से 26 शराइत मानने के बाद भी पाकिस्तान अटका हुआ उसी पोजीशन में है। आखिर वजह क्या है? सियासत हो रही है, लॉबिंग हो रही है, पाकिस्तान को धकेला जा रहा है, या पाकिस्तान की कोताही है? क्या है मामला? और इससे सबसे बढ़कर के इमरान खान साहब 3 साल तक हुकूमत में हैं, अब 2 साल बाकी हैं। उनकी हुकूमत की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिशन तो ज़रा किसी हद तक थक गई है, पीछे हो गई है, लेकिन मईशत की सिमत कैसी है? बजट क्या वाकई ठीक है, आवाम के लिए ठीक है? मईशत बेहतर होगी, सनतकारों के लिए ठीक है? किस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है? तो आज जो मैं मेहमान आपके सामने होंगे इस प्रोग्राम में, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून एक मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आरिफ हबीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। आरिफ भाई, क्या देख रहे हैं? 3 साल गुजर गए, लोग परेशान हैं या लोगों को इत्मीनान हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान हुआ है, हमारी डायरेक्शन ठीक हुई है, बजट बेहतर हुआ है? हमारी डायरेक्शन बेसिकली किस सिमत है अब मईशत के हवाले से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की? एक्चुअली मैं पाकिस्तान की बात करूंगा और देखिए पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ये हमें प्रॉब्लम्स जो है वो देखने पड़ते हैं। तो खास तौर पे जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा की साबित होती है। आपने देखा हर इलेक्शन के बाद जो है वो हम हालात देखते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट हालात आते हैं और उन डिफिकल्ट हालात की वजह से हमें IMF में जाना पड़ता है। और जब हम IMF में जाते हैं तो सरकार उनकी शराइत होती है और उनकी शराइत में पहला काम तो ये होता है कि रुपया जो है वो डी वैल्यू, और जब रुपया डी वैल्यू होता है तो फिर उसमें जो है वो महंगाई का तूफान, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, गुजारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ता है और उससे जो है मसाइल पैदा होते हैं। फिर मुल्क के अंदर जो है वो डिमांड जो है उसमें कमी आ जाती है और मुख्तलिफ मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो हर साल आप हर दफ़ा करता है वो 2008 है जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर 2013 हो जब 2018 हो जब PTI की, तीनों में ये हुआ कि हालात जो है वो इनिशियल पीरियड में खराब हुए। अच्छा। फिर ये है कि IMF जो है मैं जब गए और इस दफ़ा हम IMF में गए तो ये फ्रंट लोडेड जो है वो हार्श कंडीशन जो है वो माननी पड़ी और उस मानने करने की जो रुपया है वो 168 तक चला गया, इंटरेस्ट रेट 13.5% हो गए और फिर ये डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव चला तो उसमें भी जो है वो स्लो डाउन आया। लेकिन कोविड जब आया और कोविड के बाद जब जो है वो IMF ने जरा हाथ हल्का किया और फिर ये है कि स्टेट बैंक और हुकूमत जो है वो पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, उसकी वजह से फिर हालात जो है वो बेहतर होने लगे। सिंस देन कोविड के बाद से जुलाई 2020 से लेके अब तक अगर हम देखें तो चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर हुई हैं, खास तौर पे बिजनेस और बिजनेस के हवाले से जब बेहतर हुई है तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो सरप्लस में आया और हालात तो पहले ही जो है वो हमारे मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो है बेहतरी तो आ चुकी थी। तो ये सब चीज़ों में जो है वो पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो आम आदमी की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर है उसको महंगाई ने जो है वो हिट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी।
इसलिए नहीं होगी कि हम बहुत ज़्यादा उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको कर रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो इम्पोर्ट होती है। लेकिन शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं बीच के जो लोग हैं उनको उनसे डायरेक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है बहुत सारी ऐसी अशिया हैं उसकी जो है फ्लडिंग करूंगा और उसके बाद फिर खाने पीने की अशिया, चावल, चीनी, आटा वाटा, इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा और मोटी मोटी महंगाई इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक है। लेकिन शौकत तरीन साहब के पास तो फॉर्मूला है जिसके तहत वो कंट्रोल करने जा रहे हैं। उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो मजीद जो है वो तेज महंगाई नहीं होगी। देखिए ना, महंगाई के क्या फैक्टर्स हैं, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। महंगाई का फैक्टर ये है कि अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, रुपया नहीं है तो आपको महंगा पड़ेगा बाहर से चीजें। और इस साल तो हम $7 बिलियन से ज्यादा का हमने फूड आइटम्स इम्पोर्ट किए हैं। और अगर जो है वो यहाँ जो है वो अगर हम अपने ग्रोर्स को पैदावार बढ़ाने के लिए अगर सपोर्ट प्राइस को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो आप महंगाई जो है मतलब महंगाई कम होने का मतलब ये नहीं कि चीनी अब 100 रुपए है तो 60-70 रुपए कर देंगे। अब ये 100 से 110-120 ना हो तो गनीमत है, और अगर आटा जो है उससे और मजीद ना बढ़े तो गनीमत है। लेकिन मैं इसका हल जो है वो मेरी नजर में वो ये है कि लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए। महंगाई को डील करने का एक तरीका तो ये है ना कि आप कहें कि प्राइसेस बढ़ जाए, जो मुझे उसके चांसेस जो है इस इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में अच्छा अरे भाई एक चीज, ये FATF ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है, हमारी अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग है, वो लॉबिंग करती है और पाकिस्तान के सारे एफर्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। आखिर 27 में से 26 पॉइंट के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही है। आई थिंक ये सेटिस्फाइंग है कि हमने 27 में से 26 जो है वो कंडीशन कर दिया है और इसको बहुत ज़्यादा इस पर टेंस नहीं होना चाहिए मुझे मेरी नज़र में। अच्छा, इसलिए कि ग्रे लिस्ट तो ये इस दफा के राउंड में कुछ ग्रे लिस्ट को हमने कोई अपने सर में दिखा दिया बहुत ज्यादा। ग्रे लिस्ट तो इससे पहले हमको पता भी नहीं था कि ये ग्रे लिस्ट जो है होता क्या है, और हम बिजनेस एज यूजुअल जो है वो होता रहा है। तो हम ग्रे लिस्ट को जो है वो अपने लिए वैसे ही फांसी का फंदा जो है वो बना के बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो इम्प्रूवमेंट हुई है, बेहतरी हुई है पाकिस्तान के लिए है, और अगर एक और कंडीशन है और उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वो अगर 4-6 महीने और भी लग जाते हैं तो मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं होता है कि हम ऐसा इश्यू। हाँ, अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाए तो हमारे लिए अभी ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस तो नजर नहीं आते। अब तो सिर्फ ये कि ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में कब जो है होंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है टेंशन देना मेरी नजर में जो है मुनासिब नहीं है। बाकी बिजनेस करें, मेहनत करें, अपने जो सेक्टर्स हैं उन पर तवज्जो दें और उनको बेहतर करने की। अच्छा, एक बहुत अहम मामला ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत चलाने वाला शहर है कराची, आप भी कराची से बिजनेस करते हैं, यहाँ पे 2-3 किस्म के फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिस पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, बहुत सारी सनत जो है उनको थ्रेट हो रहा है, वो टूट रही हैं। अब ये जो मंजरनामा है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है बिल्डर्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी भी प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे पहले 2-3 फेज ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बिल्डिंग को तोड़ा गया, रॉयल पार्क को, फिर एक क्लब को तोड़ा गया है अभी अलादीन पार्क, उसके साथ शॉप्स को तोड़ा गया है, बल्कि इस तरीके से तोड़ा गया है कि दुकानदारों को सामान भी नहीं निकालने दिया गया। ये जो मंजरनामा आप देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की सनतों पे, पाकिस्तान के कारोबार पे? इसका सलूशन क्या है आरिफ भाई? किस तरह से इसको आप देखते हैं कि कराची में जो तोड़फोड़ जारी है उसको संभाला जाए, रोका जाए, मईशत की बेहतरी के लिए क्या किया जाए? ये बड़ा माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन है और डेफिनेटली डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी कहेंगे कि मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं और वो जब वो जिम्मेदारियाँ जो है अपने आइसोलेशन में साइलोज में रह कर वो उसको उसके ऊपर फैसले होते हैं तो वो फैसले जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से जो है वो
प्रोटेक्ट नहीं करते, और उसकी वजह से फिर ये इस तरह का क्योस जो है वो पैदा होता है। इसका हल ये है कि ये तमाम जो इदारे हैं, चाहे ये जुडिशरी है, हुकूमत है, ये जो इसके रेगुलेटर्स हैं कि जो इसके परमिशन देते हैं, जो इसके आबाद है कि जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है, ये तमाम लोगों को साथ बैठकर इसमें इस तरीके की सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि इसमें किसी को एब्रप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इशू और प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो इसका हल तो यही है कि ये सारे जो की स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपस में बैठकर इसको डेलिब्रेट करना चाहिए और सिंसियरली और ईमानदारी से जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इस किस्म की जो है वो पॉलिसी बनाई जाए कि इल्लीगलिटीज़ भी कमिट ना हो, और अगर किसी ने इल्लीगलिटी में वो कोई पार्ट प्ले किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि उसमें इनोसेंट लोगों के लिए जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो खातिर ख्वाह इंतज़ामात होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने ये घर लिए हैं और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए तो रातों रात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है पैदा हुई हैं। और उसमें अगर कोई टाइम भी थोड़ा सा लग जाए और उनको वक्त भी देना चाहिए ताकि जो है वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बेघर ना हो जाएं और रातों रात वो जो है वो बैंकरप्ट ना हो जाएं उनको, क्योंकि उनके लिए ये आसान काम नहीं है कि जो है वो दूसरा घर, इतना कीमती घर जो है वो दूसरा फ़ौरन ही जो है वो हासिल कर सके। अच्छा, ये तो एक बात चल रही है, तमाम एक बात चल रही है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी जैसे और सूबों में आई है, जैसे इस्लामाबाद में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो ट्विन टावर, वो रेजेंट होटल जिसको हयात रेजेंसी, जिसको बाद में रेगुलाइज कर दिया। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर भी हो कि अगर कोई चीज़ बन गई है तो उसको रेगुलाइजेशन कर दिया जाए। भी कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बन रही है, इस रेगुलाइजेशन की पॉलिसी से बहुत सारी चीज़ें रेगुलाइज हो जाएंगी, इंक्लूडिंग कराची में बहुत बड़ा जो है वो बहरिया टाउन बना हुआ है, उसके अंदर भी मामलात को रेगुलाइज कर दिया जाए, उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन उसी अहमियत की हो जाए कि वो बैंकों के अंदर एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि उसकी लीज हो, उसके डॉक्यूमेंट हो। क्या ये जो चीज़ एक वक्त डिस्कस कर रही है मसले का हल हो सकती है, जिसके अंदर आबाद के लोग कह रहे हैं रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट कह रही है जिस तरह और सूबों में है वैसी होनी चाहिए, ये आप समझते हैं मसले का हल होगा ओवरऑल कराची और सिंध के लिए? आई थिंक ये केस टू केस बेसिस पे इसको देखा जा सकता है। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि जो रेगुलराइजेशन करने से जो है वो कोई ऐसा इतना इशू जो है वो नहीं होता, लेकिन कुछ आई थिंक ऐसी जगह हैं कि जहाँ रेगुलराइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ रेगुलराइजेशन पॉसिबल नहीं है उनको अलग उसका क्राइटेरिया बनाया जाए कि ये जो है रेगुलराइजेशन नहीं है और इसको जो है वो डिमोलिश होना है, और उसके जो ड्यू कंपनसेशन है वो ड्यू कंपनसेशन जो है वो का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो इनोसेंट लोग हैं वो इनोसेंट लोगों को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर हम एक ही उसमें नहीं ये कह सकते कि तमाम को जो है वो रेगुलराइजेशन भी कर लेनी चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि तमाम को रेगुलराइजेशन नहीं करनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि केस टू केस बेसिस पे और मेरिट पे उसको देखकर उसका क्राइटेरिया बना के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। बहुत फेयर बात है। अब ये मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। शौकत तरीन साहब जब से उन्होंने महकमा संभाला है वो दबंग स्टाइल के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ वर्क प्लान के साथ और बल्कि एग्जीक्यूशन प्लान के साथ वो मीडिया के सामने ले आए हैं कि मैं इस तरह FBR को ठीक करूंगा, स्टेट बैंक को ये करना चाहिए, बैंक्स जो हैं वो इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उन बैंक्स को ठीक होना चाहिए। आप शौकत तरीन साहब के पास जो आप देखते हैं कि इस हुकूमत के पास 2 साल बाकी हैं, जो उनकी इस्लाहात की बातें हैं, जो वो एग्जीक्यूशन की बातें कर रहे हैं, आप देखते हैं कि FBR के अंदर जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, हरासमेंट की चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बैंक जो है उस तरह से लोन देना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान की जो मईशत की डायरेक्शन है वज़ीर ख़जाना साहब की पॉलिसी के तहत बेहतर हो जाएंगी, होना शुरू हो जाएंगी? आई थिंक आपने सही कहा कि शौकत साहब दबंग हैं और वो डूअर हैं, और आई थिंक उनका जो है वो टीम में शामिल होना वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान आई बिलीव। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक किसी को भी ये बैठकर यहाँ नहीं सोचना चाहिए 2 साल का। 2 साल का पाकिस्तान हम सब का है फैसल भाई, ये नहीं है कि भाई हम 2 साल हैं, हमें प्रॉब्लम इसी में आ जाता है कि हम ये साल 2 साल 3 साल 5 साल
इसकी बात है, हमें 20-25 साल की बात करनी है। और हम किसी पार्टी से हमारा क्या यानी मतलब वो है, पार्टी कोई भी हो, मेन तो ये है कि पाकिस्तान हमें मुकद्दम है। तो पाकिस्तान का सोचते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो करनी चाहिए। यस, आई थिंक आपका सवाल क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जब दुनिया में हमसे भी जो है कमतर लोगों ने जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर मैनेज कर रहे हैं और संभाला हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम में आपस में जो है वो इत्तेहाद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे वो बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आई थिंक वो बहुत अहम है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा तो लोग सफ़र करते हैं। ये टेम्परेरी जो हम बातें करते हैं, मैं कल परसों जो है वो देख रहा था कि ये सारा 1.25 साल 1.5 साल हमने आटा चोर चीनी चोर पे जो है निकाल दिया। अब आटा चोर और चीनी चोर मैं अपने कुक से पूछ रहा था कि भाई इसकी क्या पर पर्सन कॉस्ट आती है कि अगर इतना प्राइस बढ़ गया, तो वो पता ये चला कि भाई वो जो है अगर एक फैमिली का जो है 1000 रुपये का और आटे का और 1000 रुपये चीनी का फ़र्क आता है। अब उसको इतना ज़्यादा बजाय इसके कि हम एनर्जी को इस पे इस्तेमाल करें कि हम कैसे अपनी आमदनियों को बढ़ाएं, हम उस चीज़ पे जो है वो लग के अपने आप को जो है वो इंटरनेशनली भी जो है वो बुरा प्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये है कि नेशनल लेवल पे सोचना चाहिए और पार्टी जो लॉयल्टी है उसको एक तरफ रख देना चाहिए जब आप इलेक्ट होकर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। और पाकिस्तान जो है वो नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी बनाए, उसको आगे बढ़े, चार्टर ऑफ इकनॉमी के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि यही एक रास्ता है, लेकिन ज़ाहिर सियासत भी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैयाज़ इलियास साहब, चेयरमैन हैं आबाद के। खुशामदीद प्रोग्राम में फैयाज़ साहब, ये बताइए कि ये जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी की बात हो रही है, आबाद इसमें कहीं है? अभी आरिफ हबीब साहब कह रहे थे केस टू केस मामला चलना चाहिए। पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, वफाक के अंदर रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है। आप धरना दे के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नस्ला टावर को तोड़ दो। 3 दिन में कहा था तोड़ दो, अब 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, सिंध हुकूमत ने नहीं तोड़ा, आप लोगों का धरना जारी है। तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी का कोई फ्रेमवर्क बन गया है? हम कोई वे आउट देख सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता निकल रहा है जिसके तहत मसला हल होगा और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक वाज़ेह जवाब जाएगा? मैं ये कहना चाहूंगा फैसल साहब की रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है, देखिए ये अब अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या बिल्डिंग टू बिल्डिंग बात करेंगे तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। आपको जिस तरह से पंजाब में आपको सीडीए या आरडीए में और एलडीए में जिस तरीके से रेगुलराइजेशन की पॉलिसी दी गई है, इस सब ब्लैंकेट रेगुलराइजेशन एक होना चाहिए कि आपको एक कंप्लीट जितनी अगर कोई इरेगुलरिटी है किसी शहर पूरे में किसी जगह पे, तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे रेगुलराइजेशन की एक पॉलिसी आपको देना पड़ेगी वन टाइम, ताकि अगर कहीं इरेगुलरिटी तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है उनको रेगुलराइज किया पेशी है उस सूरत में। बाकी जहां तक आपने बात की कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसी के हवाले से, तो देखिए सिंध गवर्नमेंट से भी हमने अप्रोच किया और उस सिलसिले में हमारे और उस पे कुछ जो हमें जो अश्योरेंस दी गई है कि कुछ काम किया जा रहा है रेगुलराइजेशन के लिए। बाकी जहां तक की बात है तो बिल्डिंग को डिमोलिश देखिए, ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अगर हम बात जो भी आबाद है और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वहाँ जो सुना जाए, क्योंकि कोर्ट ने वही उसी चीज पे ऑर्डर किया जो उनके सामने आई, लेकिन वो पूरी तरीके से इस पे हम समझते हैं कि इसको देखा नहीं। अच्छा, आपने कहा कि रेगुलराइजेशन जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह से आनी चाहिए, तरीके से अभी स्क्रूटनाइज नहीं किया। पॉलिसी रेगुलराइजेशन की एक ब्लैंकेट की तरह से आया है, पूरे सिंध पे आया है, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा प्रोजेक्ट सबका सब रेगुलराइजेशन हो जाए, इसमें तो बड़ा बेनिफिट हो जाएगा बिल्डर को। बहुत चंद बिल्डर हैं जो कि आबाद के हों और वो लीगल तरीके से काम कर रहे हो। यहाँ तो बिल्डिंग के छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर पता नहीं कितनी कितनी मंजिला हो जाती है। अगर वो भी रेगुलराइजेशन हो जाए, उनके भी सब लीगल मामला हो जाएं, तो फिर तो वारे निहारे हो जाएंगे बिल्डरों के भी और जो उनको एनओसीज देने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी जमातें, उनके भी। ये तो बड़ा गलत रास्ता है। फयाज साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, मैं न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ। न्यूज़ ब्रेक के बाद असल चीज़ यही है कि रेगुलराइजेशन अगर हो गई
तो वारे निहारे हो जाएंगे ब्यूरोक्रेसी के, पैसे दो, रेगुलराइज कराओ। और बिल्डर भी जो है वो वैसे बिल्डर माफिया है। अभी तो आजकल तो हम उनके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन जितना वो गड़बड़ करते हैं कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी न्यूज़ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।